तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10th की गणित का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें, अपलोड करें, आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते कैसे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक से समझना। ठीक है, अगर आपको लगे कि मतलब ये तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं या बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है, ऐसा वैसा कुछ भी लगे तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। तो एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे कि एक 3x प्लस 2y माइनस के 6, ये क्या है? अभी ये एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, दो चर वाला रैखिक बहुपद है। ये अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ है ना, युग्म हुआ है। ये अभी सिर्फ क्या हुआ है? रैखिक बहुपद हुआ है। ये रैखिक बहुपद हमने पढ़ा था ना कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, पढ़ा था ना। तो अब बात करते हैं, अगर एक द्विघात ये है एक रैखिक बहुपद, अगर हम इसके 0 लगा दें बराबर में तो ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। युग्म अभी भी नहीं हुआ है, ये युग्म अब होगा 2x प्लस के 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हुआ ये क्या? अब हुआ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस के 6 बराबर 0, तो ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म। युग्म हुआ ये पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मानक रूप की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप इसका मानक रूप, जैसे यहाँ पर है x, हमने इधर लिख दिया x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा लिया। ठीक है, एक सेकंड, मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। हाँ ठीक है, यहाँ पर x है तो हमने x लगा दिया, यहाँ पर प्लस है प्लस लगा लिया, y है तो हमने y लगा लिया, यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस है प्लस लगा लिया। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं, इसको अचर पद c, हमने c ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि 3 की जगह हम क्या रखें, यहाँ पर हम लिख लेंगे a b, c तो यहाँ पर पहले से है। ठीक है, अब एक दूसरा बना लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक दिख रहे हैं ना, तो इनको डिफरेंस करने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक लगा देंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे, यहाँ 2, यहाँ भी 2 एंड यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या हुआ? a1x प्लस b1 बाई c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2 बाई
एंड C2 इज इक्वल टू 0। ये तो हुआ इसका मानक रूप। अब बात करते हैं कि समीकरण हल कैसे होगी। ठीक है, समीकरण जो है वो हल कैसे होगी। समीकरण हल कैसे होगी। ये जो समीकरण है ये हल कैसे होगी, तो इसे हल करने के लिए दो विधियां इसमें दी हैं। वैसे विधि 3 होती हैं, लेकिन वो जो तीसरी विधि है जो वो 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगी हमें, तो इसीलिए हम अभी दो विधि देखते हैं। एक तो है नंबर 1 विलोपन विधि, एक है विलोपन विधि, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये देख लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद, स्क्रीनशॉट मार लो। अब बात करते हैं कि प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, रेखाओं के बारे में। ठीक है, रेखाओं के बारे में कि प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, संपाती व समांतर। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ समझना, तभी समझ में आएगा। समांतर रेखाएं, कि प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर रेखाएं कहते किन्हें हैं, कहते किसे हैं। तो मान लो जैसे ये एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा ये है L, ये है M। तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। दो रेखाएं हैं जो कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे प्रतिच्छेदी, इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं, वो आपस में क्रॉस हो रही हैं, तो उसको हमने बोल दिया प्रतिच्छेदी। लेकिन कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्योंकि अगर जैसे हम कोई समीकरण सॉल्व करेंगे ना आगे, वहां पर ये वाली कंडीशन आ जाए, इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि यहाँ जो भी संख्या हो वो इसके बराबर ना हो, तो उसमें पूछेंगे कैसी रेखाएं हैं, तो हम लिखेंगे वहां पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और उसके बाद हल पूछेंगे ये कैसा हल है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो इसीलिए इनके ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और नॉट इक्वल टू है, इसीलिए इनका एक हल होगा, केवल एक ही हल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल और संगत हल। ठीक है, दो रेखाएं हैं जो कि क्रॉस कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, इसीलिए ऐसे समझ लो जैसे कि दो दोस्त हैं, एक है रामू एक है श्याम, तो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से,
तो वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे हैं एक दूसरे को। जब काटेंगे पीटेंगे तभी तो प्रतिच्छेद होगा। जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कितनी बिंदुओं पर कर रहे हैं, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं इसीलिए उसको प्रतिच्छेदी बोल दिया। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसीलिए इसका फॉर्मूला ये हो गया। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसीलिए इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हल और संगत हल। ठीक है, संगत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, दो हैं दोनों लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं, ये एक रेखा है, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, इसको भी एल बोलेंगे, इसको भी एम बोलेंगे। ये दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर होके क्रैक, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से जा रही है, ऊपर होके क्रॉस कर रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त लड़े ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल लड़े ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। वो हमेशा लड़ाई ही लड़ते रहते हैं। इसीलिए तो इसकी रेखा कैसी होगी, इसकी होगी संपाती, क्योंकि वो लड़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। कितने बिंदुओं पर लड़ रहे हैं, मतलब कितने बिंदुओं पर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, पता ही नहीं कितने बिंदुओं पर कर रही है। ऐसे लड़ रहे हैं तो लड़ते ही जा रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं अनेक बिंदुओं पर लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे, संपाती रेखाएं नहीं लिखेंगे। अब जब ये संपाती हैं तब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल इसीलिए हैं क्योंकि पता ही नहीं है कितने बिंदुओं पर लड़ रहे हैं, वो जाके काटे जा रहे हैं। जब एक दूसरे को काटेंगे जब तो कोई हल निकलेगा। हम कोई सवाल करते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सा उसको माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, काटा पीटी करते हैं, जब तो जाके कोई ना कोई हल निकलता है। ऐसे ही ये भी है, वही सिचुएशन है यहाँ पर। क्या, जब एक दूसरे को मतलब पता नहीं कितना काटे जा रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों इक्वल हैं। और जब तीनों जो इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, एक दूसरे से कोई हार नहीं मान रहा है, दोनों दोस्त लड़े ही जा रहे हैं, बिंदुओं पर लड़ रहे हैं, कितने बिंदुओं पर लड़े जा रहे हैं, इसीलिए इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर लड़ते जा रहे हैं। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, और संगत हल, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और रेखाएं होती हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले। अब बात करते हैं ये रेखाएं, ये होगी एल, ये होगी एम। तो ये रेखाएं क्या है, दो दोस्त थे बेचारे, चल रहे हैं ऐसे, एक दोस्त ऐसे चल रहा है, एक दोस्त ऐसे चल रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब दो दोस्त हैं और दोनों, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, दोनों मतलब चले ही जा रहे हैं, ना ये वाला इससे कुछ कह रहा है, ना ये वाला इससे कुछ कह रहा है, दोनों चले ही जा रहे हैं बिल्कुल खामोशी से, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। तो चले ही जा रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं है, ना लड़ रहे हैं, ना प्रतिक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे से, ना एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। जब मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो क्या हल निकलेगा। हम सवाल में अगर सवाल रख दिया जाए ऐसे ही, बिल्कुल खामोशी से सवाल पड़ा है, उसको काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तो वो कैसे हल निकलेगा, उसको कोई भी हल नहीं निकलेगा, और सवाल ही नहीं होगा, उसको काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, सवाल ही हल नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समांतर, एक दूसरे के समांतर बोले। इनकी रेखाएं क्या है, समांतर, ये तो साफ ही दिख रहा है, समांतर है ये, ना कोई किसी से बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब ये दो रेखाएं हैं, दो ही सिर्फ, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, समांतर हैं,
तो तीसरा वाला समांतर मतलब इसके इक्वल नहीं होगा। दो ही दोस्त थे ना, सीधे बुत बने बेचारे चले जा रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। आप जैसे सीधे बन जाते हो ना घर पे आते ही, लेकिन स्कूल में जाते ही तुम भी शेर बन जाते हो बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके हल कैसे होंगे। जब भाई लड़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं किसी से, तो लड़ाई वड़ाई तो होगी नहीं, उनका सर कोई फोड़ेगा ही नहीं। जब सर नहीं फोड़ेगा तो पट्टियाँ नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और असंगत, असंगत हल इसीलिए होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के संग ही नहीं है, साथ ही नहीं है, अलग अलग हैं ना। तू मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, बिल्कुल चले आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चले आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए असंगत हल है। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सवालों की। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करें, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इन्होंने हमें एक हिंट दे दी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बताइए वो संगत हैं या समांतर हैं। ठीक है, अब हल करके देखते हैं। देखो मैं तुम्हें आज एक बात बता दूं कि लिखने का मेथड मायने रखता है। अगर थ्योरी में लिखने का तरीका तुम्हें पता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे नंबर तो 100 में से 100 आकर ही रहेंगे। और तुम्हें लिखने का तरीका ही पता नहीं है, सवाल तो कोई भी कर लेता है, जल्दी कोई भी कर लेता है, लेकिन लिखने का तरीका मेन होता है। अगर लिखने का तरीका आपने सीख लिया तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आइए देखते हैं, सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये लिखेंगे 5x 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0 की तुलना अब किससे करेंगे हम इसकी तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर अब इससे तुलना करते हैं। a1 बराबर क्या है, a1 बराबर क्या है 5 है। अब b1 बराबर क्या है माइनस के 4 है, c1 बराबर क्या है प्लस का 8 है। ठीक है, ये आया। अब बात करते हैं इसकी, अब इसे भी ऐसे लिखेंगे 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे। a2 बराबर क्या है 7 है, b2 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है 6 है, c2 बराबर क्या है माइनस के 9 है, माइनस के 9। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब एक फॉर्मूला होता है, चूंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2
C1/C2। इसी से हल करेंगे हम। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, या ये दोनों बराबर हैं ये बराबर नहीं है। हल करके देखते हैं, ठीक है। तो A1 क्या है, A1 बराबर है 5 अपॉन A2 बराबर क्या है 7 है बराबर। अब B1 बराबर क्या है, B1 बराबर है -4। अब B2 बराबर क्या है 6। तो सबसे पहले हम यहीं पर हल करके देख लेते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब आगे इसको हल करेंगे, ठीक है। लिख रहा है ना, तब आगे इसको हल करेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 5/7 इज इक्वल -2/3। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं नहीं है, इसलिए इनको 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये किससे मिलता जुलता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इससे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसके बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि वह रेखाएं, दो रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बट ये वाला फॉर्मूला उसे मिल रहा है ना, जो हमने लिखा था, यही तो लिखा था। तो ये कैसे हैं, इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत हल होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मिटा लेते हैं थोड़ा सा इधर का। अब समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा। ये तो हमें पता है कि समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा, समीकरण जो है जो प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा। अतः इनके हल कैसे होंगे, नंबर 1 अद्वितीय हल, इनके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। नंबर 2 संगत हल होगा इसका। सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, लिखने का तरीका जो मैंने बताया था यही है मेन। अगर हम इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ही लिख के लाना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लिखने का मेथड वही होगा। अब शॉर्ट में मैं ये करके बताऊंगी, लेकिन लिखने का मेथड जो हमने पहला सवाल किया था वही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखो, अगर 3 नंबर का या 2 नंबर का 4 नंबर का आए तो लिखने का मेथड वही है, ठीक है। लेकिन अगर MCQs में आ जाए तो हम क्या करें, तो इसलिए जल्दी जल्दी कैसे करना है तुम्हें। सबसे पहले कैसे करना है, 9/80 इज इक्वल 3/6 इज इक्वल 12/24। तो क्या करना है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये किससे मिलता जुलता लग रहा है, A1/A2
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किससे मिलता जुलता लग रहा है? वो रेखाएं, वो वाले दोस्त जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, बिल्कुल ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर चढ़ के झगड़ा किए जा रहे थे। तो कैसा था वो? संपाती हल था। संपाती रेखाओं, वो थी संपाती रेखाएं। उनका हल कैसे था? उनका हल था, अनेक हल था, क्योंकि वो लड़ते ही जा रहे थे। उनका हल था अनेक और संगत हल था। तो क्या पूछा है इन्होंने? तो वैसे ही लिख देंगे, इनका कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। इनका अनेक हल होगा और संगत हल होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेके आते हैं हम। तो उसी के साथ एक क्वेश्चन हम और लेके आए हैं। इसमें समीकरण देखेंगे पहले, वही मेथड जल्दी से क्या करेंगे। सबसे पहले हम 4/8 इज इक्वल -2/-4 इज इक्वल 9/-11। क्या करना है? तो इनको काटना है। 4 × 4 4 × 8 2 × 2 2 × 4 माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल 1/2। ये तो नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2 नॉट इक्वल टू। तो इनका हल कैसा होगा? ये वही दो दोस्त हैं जो चुपके मतलब शांति से चले जा रहे थे, ना किसी से लड़ रहे थे ना कुछ। ठीक है, तो ये कैसे हल होंगे? ये होंगे समांतर। इसका समांतर हल होगा। और नंबर 2 इसका समांतर हल होगा। नंबर 2 इसका होगा हल तो समांतर नहीं होगा, सॉरी, रेखाएं समांतर होगी, इसकी रेखाएं समांतर होगी, लेकिन हल होगा इसका असंगत हल। इसका हल असंगत हल होगा। और नंबर 2 कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। इसकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, लेकिन इसका जो हल होगा वो असंगत हल होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये वही दो दोस्त हैं जो कि सीधे चले जा रहे थे, ना किसी से बोल रहे थे ना ही तो लड़ रहे थे। ठीक है, आपस में झगड़ा भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये है हमारा पार्ट 1, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सिखाने वाले हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। आयु वाले भी सवाल आएंगे कि रोहन की माँ की आयु इतनी थी तो रोहन की आयु कितनी होगी 5 साल पहले, इस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। देखो, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, आपको ना अगर पढ़ना ही है तो ये मत देखो कि मतलब ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऐसे मार्कर से पढ़ाते हैं, इनकी कंडीशन क्या है, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। मायने ये चीज़ रखती है सामने वाला इंसान पढ़ा कैसे रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, हमें उससे क्या क्या चीज़ सीखने को मिल रही है। ठीक है, अगर तुम सोचो अरे ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, टच बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये तुम्हारा माइंड होता है ना। आप अगर अपने सर्च की वास्तविक संख्याएं, एक है बहुत अच्छा सा थंबनेल बना हुआ, कैसा, वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, टच वाले बोर्ड पे, और हम इस पे पढ़ा रहे हैं, तो आपने हमें इग्नोर कर दिया, उन्हें ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये चीज़ गलत है। कैसे? क्योंकि आप ये देखो ना कि मतलब पढ़ाने वाला कैसा है, आपको इस चीज़ से मैटर नहीं रखता है। लोग पढ़ने वाले
पढ़ जाते हैं और नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाते। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाला, वेल एजुकेटेड, एकदम बहुत अच्छा नाम था उस स्कूल का, और एक को बिल्कुल जिसमें मढ़ई टाइप की थी, टीने टाइप की थी, उसमें डाला। लेकिन जिस जो रिच स्कूल में गया था वो पढ़ने में तेज ही नहीं था, वहाँ के टीचर हालांकि बहुत अच्छे थे लेकिन वो खुद नहीं पढ़ना चाहता था। और जो मतलब पुअर स्कूल में गया था ना, तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा वो पढ़ने में मेहनती था। तो यही मैटर करता है कि आपको जगह नहीं देखनी है कि कैसी जगह पढ़ाया जा रहा है, आपको देखना ये है कि हमें इस इंसान से क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर आते हो हमारे चैनल पे तो भरोसा रखिए, हम आपको टॉपर बना कर ही दम लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।